नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक है आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग। और यूरोप में पुनर्जागरण से जो हम लोगों का टॉपिक शुरुआत हुआ था, उस टॉपिक से लेकर आज तक हमारा 11वां लेक्चर शुरू होने जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वह है औद्योगिकरण का युग। तो इस टॉपिक को शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो बढ़ते हैं औद्योगिकरण के युग में। और औद्योगिकरण के इस युग में आपको जो दिखाई दे रहा है ये फिगर, और यह फिगर चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 के माध्यम से यहाँ पर हम लोग परिचय कराते हैं। चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 पर हम लोग आपस में परिचर्चा करते हैं कि चित्र नंबर 1 क्या कर रहा है और चित्र नंबर 2 का क्या है। यहां लिखा गया है, देखिएगा, डॉन ऑफ द सेंचुरी, डॉन ऑफ द सेंचुरी, E.T. पॉल म्यूजिक, डॉन ऑफ द सेंचुरी E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी। यहां देखिए, यह एक कंपनी है जिसका नाम है E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी। अब बात औद्योगिकरण के युग का है। यहां ध्यान दीजिएगा, बात कहां का है? औद्योगिकरण के युग का। तो यह औद्योगिकरण का जो यहां परिचय दिया जा रहा है वह है डेटा, यहां दिखाई दे रहा है 1900 में। औद्योगिकरण का जो परिचय हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वह कब का है? 1900 में। 1900 ईस्वी में E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी, 1900 में E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी, कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में, कंपनी ने एक पुस्तक प्रकाशित की। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने 1900 में एक पुस्तक प्रकाशित की और उस पुस्तक में 1900 में E.T. पॉल म्यूजिक ने जो पुस्तक प्रकाशित की, ये पुस्तक क्या किया? प्रकाशित की। इस पुस्तक के पृष्ठ पर, इस पुस्तक के पृष्ठ पर, इसके आवरण पर देखेंगे कि यह जो है तस्वीर छपी थी। E.T. पॉल म्यूजिक के 1900 में इसके द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई और इस पुस्तक के आवरण के पृष्ठ पर यह तस्वीर छपी में दिखाई देती है। और यह तस्वीर जो दिखाई दे रही है वह है नई सदी के उदय का। देखिएगा, डॉन ऑफ द सेंचुरी। इस पुस्तक का जो दिखाई दे रहा है यह क्या है? किसका प्रतीक बन रहा है? नई सदी के उदय का। यह फिगर दिखाई दिया और इस फिगर का जो भाव था यह किसका संकेत दे रहा है? नई सदी के उदय का, नई सदी के उदय का। क्लियर हो गया? नई सदी के उदय का उल्लेख किया गया है और इसी को कहा गया डॉन ऑफ द सेंचुरी। ये चीजें यहां आपको लिखी दिखाई दे रही होंगी। आते हैं तस्वीर पर, अवलोकन करते हैं हम लोग। तस्वीर के मध्य में आप यहां देखें, तस्वीर के मध्य में देवी की तस्वीर अंकित है। तस्वीर के मध्य में किसकी? देवी की तस्वीर अंकित है। यह देवी हाथ में
इस हाथ में देखिएगा, यह देवी इस हाथ में नई शताब्दी, यह जो फिगर दिखाई दे रहा है, नई शताब्दी की ध्वजा धारण किए हुए है। यह जो इनके हाथ में फिगर दिखाई दे रहा है, यह नई सदी का एक ध्वजा का फिगर है। नई सदी का ध्वजा का फिगर दिखाई दे रहा है, नई सदी के ध्वजा का। इस हाथ के अंतर्गत यह फिगर चित्र लिए हुए दिखाई दे रही हैं, जिसमें देवी जी को एक फरिश्ता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। देवी जी को किस रूप में? एक फरिश्ता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। देवी का पैर, यहां पर देखें, देवी जी का जो पैर है, पैर के नीचे पंखों वाले पहिए पर, पैर जो है पंखों वाले पहिए पर टिका है। देवी जी का जो यह पैर है, पंख वाले एक ऐसा पहिया है, देखें यह पहिया का फिगर है, यह पहिया दिखाई दे रहा है। इस पहिए पर एक पंख वाला फिगर दिखाई दे रहा है, ये पंख वाला फिगर दिखाई दे रहा है। पहिए पर क्या दिखाई दे रहा है? पंख वाला फिगर दिखाई दे रहा है, जिस पर देवी जी का पैर टिका हुआ है। यह पहिए समय का प्रतीक है। यह पहिया जो है किसका प्रतीक है? यह पहिया समय का प्रतीक है। यह समय का प्रतीक है। जो देवी के उड़ान भविष्य की ओर, जो देवी जी का उड़ान है भविष्य की ओर प्रदर्शित का, इनकी उड़ान को, इनकी लक्ष्य को भविष्य की ओर प्रदर्शित की गई है। देवी जी के पीछे भाग पर यह मेन है। अब यहां देखिएगा देवी जी के पीछे वाले भागों पर, देवी जी के पीछे भाग में रेलवे क्या दिखाई दे रहा है? रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस। देवी जी के पीछे के भाग पर कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना जैसे उन्नति के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। कारखाना जैसे उन्नति के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कारखाना उन्नति के चिन्ह। और ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, यह चिन्ह विकास का कह सकते हैं या उन्नति को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? रेलवे, कारखाना आदि के जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, यह आपकी उन्नति को क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि देवी मध्य में खड़ी हुई है, क्लियर हो गया होगा। यह देवी के हाथ में नई शताब्दी का धारण के फरिश्ता जैसा प्रदर्शित किया गया है। देवी के पैरों के नीचे ये चीजें हैं, यह इसकी उन्नति को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, इनके उन्नति को प्रदर्शित किया गया है। अब बात आती है कि 26 जनवरी 1901 में, दूसरे फिगर पर आते हैं। 26 जनवरी 1901 में एक अन्य चित्र इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस, एक अन्य चित्र इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस में प्रकाशित किया गया, और वह कब? 26 जनवरी 1901 में, जिसमें व्यापारिक पत्रिका में छपा था। इस चित्र में 2 जादूगर, इस चित्र में कितने जादूगर? इस चित्र में 2 जादूगरों को दिखाया गया है। इसमें देखेंगे 2 जादूगर कौन कौन से हैं? एक यहाँ का यह जादूगर है, और दूसरा ये इंग्लैंड की प्रिंटिंग प्रेस में 26 जनवरी 1901 के 2 जादूगर दिखाए गए हैं, जिसमें एक यहाँ है, एक यहाँ इस फिगर में उल्लेख किया गया है। चित्र के ऊपरी भाग में प्राचीन काल के, चित्र का जो ऊपरी भाग है यह प्राचीन काल के अलादीन को प्रदर्शित किया गया है। यह जो ऊपर का फिगर है यह प्राचीन काल के किसको प्रदर्शित किया गया है? अलादीन को प्रदर्शित किया गया है। अलादीन को प्रदर्शित कर रहा है,
किया गया, जिसे अपने जादुई चिराग के लिए, जो इसे अपने जादुई चिराग के लिए, जिसे अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक जादुई चिराग के लिए या जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण किया गया है। जादुई चिराग को रगड़ करके क्या किया गया, एक भव्य महल का निर्माण किया गया है। पहले फिगर में प्राचीन काल के अलादीन को एक जादुई चिराग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसको रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण किया गया है। जबकि नीचे का जो चित्र है, इस पर आते हैं। यह तो पहले फिगर का था। अब आते हैं जो इस फिगर में दिखाया गया है। इस फिगर में जो दिखाया गया है, इसमें एक आधुनिक मैकेनिक का, यहां अलादीन जादुई था, यहां आधुनिक मैकेनिक के रूप में दिखाया गया है। आधुनिक मैकेनिक, आधुनिक मैकेनिक के रूप में दिखाया गया, जो अपने आधुनिक उपकरणों के से, जो अपने आधुनिक टेक्नोलॉजी से, या कहिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, आधुनिक उपकरणों से पुल, पानी, आधुनिक उपकरणों से पुल, पानी के जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारतों को बनाता है। अपने आधुनिक मैकेनिक से, आधुनिक टेक्नोलॉजी से वह क्या बना रहा है, पुल, पानी के जहाज, मीनार, बड़े बड़े आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन सब का निर्माण कर रहा है। इस चित्र में अब ये दोनों चित्रों में अंतर क्या है? यह जो पहला चित्र है, इस चित्र में अलादीन पूर्व के या पूर्व और अतीत का अध्ययन कर रहा है। पूर्व का और किसका? अतीत का प्रतीक है। जबकि दूसरा फिगर जो है वह मैकेनिक या प्राचीनता का करा रहा है, जो पूर्व अपने भविष्य के भूत के संदर्भ में। दूसरा फिगर जो है अपने मैकेनिक पश्चिम या पूर्व का था, तो ये कहां? पश्चिम और आधुनिकता का प्रतिबिंब झलकाता है। यह अपने प्राचीन व्यवस्थाओं के अतीत का चित्रण कर रहा है, जबकि यह मैकेनिक अपनी पश्चिम आधुनिकता को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। तो दोनों के में यह पूर्व के अतीत का वर्णन कर रहा है, तो यह आधुनिक या पश्चिमी से आधुनिकता का वर्णन यहाँ दिखाया गया है। तो यह फिगर में इस ढंग से वर्णन किया गया है। इस तस्वीर में आधुनिक विश्व की विजय गाथा प्रदर्शित हो रही है। इस फिगर में क्या किया जा रहा है? आधुनिक विश्व की विजय गाथा प्रदर्शित की गई है और तकनीक, आविष्कार, मशीनों का यहाँ पर जिस ढंग से नए नए निर्माण किए जा रहे हैं, इस नई व्यवस्थाओं का वर्णन इस फिगर के माध्यम से किया गया है, जो आधुनिक विश्व की विजय गाथा के स्वरूप प्रदर्शित की गई है या लिखी गई है। तो यह तीनों जो फिगर हैं, यह हमें औद्योगिकरण के युग का जो टॉपिक है, इसमें हम दो फिगरों के माध्यम से, पहले फिगर के माध्यम से एक देवी के रूप में, फिर प्राचीन व्यवस्थाएं और मैकेनिक के युग में नए नए निर्माण में आधुनिक सभ्यता या आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। तो परिचय औद्योगिकता के संदर्भ में हो गया है। अब हम इसी से संदर्भित आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला हमारा यहाँ का क्या शीर्षक है, उसको हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। बढ़ें। औद्योगिक क्रांति से पहले, जब विश्व में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी,
उस क्रांति से पहले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि औद्योगिक, पहले इस बिंदु को समझेंगे, औद्योगिक क्रांति से पहले के संदर्भ में जानने का प्रयास। हमें यह जानना है कि औद्योगिक क्रांति से पहले का मतलब क्या है। तो यह भी इतना जानना है कि औद्योगिक क्रांति को जो माना जाता है, औद्योगिक क्रांति जो होती है या जो उसकी शुरुआत होती है, तो औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति कारखानों से शुरू होती है। औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू होती है? औद्योगिक क्रांति कारखानों से शुरू होती है या कारखानों के विकास के साथ माना जाता है। और कारखानों के विकास से भी पहले, अब यहां कहा जाए कि औद्योगिक क्रांति कब से शुरू होती है? कारखानों के विकास से। अब बात आती है कारखानों के विकास से भी पहले, कारखानों के विकास से भी पहले, कारखाना का जब विकास होता है तो औद्योगिक क्रांति आती है। लेकिन कारखानों के विकास से भी पहले बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगे थे। कहने मतलब कारखाना के विकास से पहले भी बड़े पैमानों पर औद्योगिक उत्पादन होने लगे थे। बड़े पैमाने पर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगे थे। बड़े पैमाने पर यहां देखा जाए औद्योगिक, जबकि कारखाने की स्थापना नहीं हुई, लेकिन कारखाने की स्थापना के पहले भी बड़े पैमानों पर औद्योगिक उत्पादन होने की शुरुआत हो गई थी। यह उत्पादन कारखानों में नहीं होता था। यह उत्पादन जो भी होता था यह कारखानों में नहीं होता था। इसलिए इस पूरे काल को याद रखिएगा, इसलिए इस पूरे काल को आदि औद्योगिकरण के नाम देते हैं या नाम से जाना जाता। आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। आदि औद्योगिक करण के नाम से जाना जाता है। औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु हमने क्या कहा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कारखाने से मानी जाती है। क्रांति कब होगी? जब कारखानों का विकास हुआ। लेकिन कारखाने के विकास से भी पहले बड़े पैमानों पर औद्योगिक क्रांतियां हो गई थी। और बड़े पैमानों पर, जबकि कारखाने की स्थापना नहीं हुई थी, बड़े पैमानों पर देखा जाए तो औद्योगिक उत्पादन होने लगे थे। औद्योगिक उत्पादन होने लगे थे। यह उत्पादन जो हुए कारखानों से नहीं हुए थे। इसलिए जब कारखानों से उत्पादन नहीं हुआ तो ऐसे पूरे पीरियड को या ऐसे पूरे काल को हम आदि औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना गया? आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। बात आती है अब शताब्दी के अंतर्गत देखें हम लोग तो 17वीं 18वीं शताब्दी में आदि औद्योगिकरण किसे कहा जाएगा? अगर पूछा जाए तो आदि औद्योगिकरण कब से माना जाएगा? जब बिना कारखाने स्थापित होने के पहले से भी जिन उद्योगों का विकास हुआ उसे आदि औद्योगिकरण के रूप में जाना जाता है। 17वीं 18वीं शताब्दी के अंतर्गत यूरोपीय शहर के सौदागरों, यहां समझने की जरूरत है, 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर के लोग हैं, यूरोपीय शहर के सौदागर, यूरोपीय शहर के सौदागरों गांव किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे। 17वीं 18वीं शताब्दी में ये कंडीशन था कि यूरोपीय शहर के सौदागर जो हैं गांव में रहने वाले किसानों और कारीगरों को
पैसा देते थे, पैसा देते थे। सौदागर लोग किसान और कारीगरों को क्या देते थे? पैसा देते थे। और उनसे और पैसा दे करके पैसा इन्हें देते थे, और पैसा देने के बाद नाते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए इनसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन कराते थे। अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए क्या कराते थे? उत्पादन कराते थे। बात क्लियर हुई? 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर के सौदागर किसानों और कारीगरों को क्या देते थे? पैसा देते थे। क्यों देते थे? इसलिए देते थे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिसकी जरूरत हो उन पैदावारों को इनसे उत्पादन कराया जाए, इन किसानों और कारीगरों से उत्पादन कराए। इस दुनिया में और इसी समय कहा जाए इस दुनिया में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण इस समय दुनिया में क्या किसकी 17वीं 18वीं शताब्दी का युग कौन सा है? इस समय दुनिया में उपनिवेशवाद के कारण, उपनिवेश की व्यवस्था के कारण, उपनिवेश के स्थापना के कारण वस्तुओं की मांगे बढ़ने लगी। उपनिवेश को स्थापित हो जाने की वजह से 17वीं 18वीं का काल है, तो वस्तुओं का बच्चों क्या हुआ? उत्पादन बढ़ने लगा। उपनिवेश के स्थापित होने से क्या हुआ? वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं की मांग बढ़ने, उत्पादन नहीं बल्कि वस्तुओं की मांग बढ़ने, वस्तुओं का डिमांड बढ़ने लगा। अब वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। गांव में जब वस्तुओं की मांग बढ़ी, यहां ध्यान दीजिएगा कि वस्तुओं उपनिवेश कार्य क्या हुआ? वस्तुओं की मांगे बढ़ने लगी, वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार, गांव के जो गरीब काश्तकार थे, गांव के लोग जो क्या थे? गरीब काश्तकार थे। गांव के जो गरीब काश्तकार थे शहरी सौदागरों के लिए काम करते थे। गांव के गरीब काश्तकार किसके लिए काम करते थे? यह जो भी काम करते थे शहरी सौदागरों के लिए ही काम करते थे। किसके लिए? शहरी सौदागरों के लिए। गरीब काश्तकार या दस्तकार या किसके लिए काम कर रहे हैं? काश्तकार और दस्तकार ये किसके लिए काम कर रहे थे? इस समय के काश्तकार और दस्तकार जो थे वह शहरी सौदागरों के लिए ही कार्य करते थे। और कार्य के लिए सौदागर इनके लिए कार्य करते थे। सौदागर काम करने के लिए किसानों को क्या देते थे? रकम। सौदागर के लिए काम करते थे तो सौदागर लोग इन लोगों को क्या देते थे? रकम देते थे। इसके बदले में ये लोग क्या पाते थे? रकम। गरीब काश्तकार दस्तर शहरी सौदागरों के लिए कार्य करते थे और वो कार्य करने के लिए सौदागरों के द्वारा ये क्या इनको मिलता था? रकम मिलता था। इस व्यवस्था से शहरों और गांव के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुए। इन दोनों व्यवस्थाओं के नाते शहर और गांव के बीच का जो संबंध कहा जाए, एक मधुर संबंध स्थापित हुआ। शहरों और गांव के बीच में क्या हुआ? एक इन सौदागरों की वजह से एक घनिष्ठ संबंध विकसित हो गया। शहरी के बीच में एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर शहर में रहते थे। शहर ये लोग कहाँ रहते थे? सौदागर शहरों में रहते थे, लेकिन उनके काम ज्यादातर कहाँ होते थे? उनके काम ज्यादातर गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता था। कहने का मतलब इनके काम ज्यादातर कहाँ होते थे? गांव में होते थे। और ज्यादातर गांव में होते थे। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए
रहते लोग कहाँ थे? रहते थे शहरों में, लेकिन ज्यादातर काम उनके देहात से चलता था, देहात में ही होता था। अब यह रही कंडीशन, यहां तक इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी। बात अब आती है कि जो संबंध हो रहे थे वस्तुओं की मांगों से, उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण गरीब काश्तकार, चाहे दस्तकार हो, वह शहरी सौदागरों के लिए काम करता था, और शहरी सौदागर गरीब काश्तकार दस्तकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय समय पर इन्हें रकम दिया करता था। रकम पाने की वजह से ये पूरी निष्ठा से शहरी सौदागरों के लिए कार्य किया करते थे। गांव और शहरों के बीच में एक अच्छे संबंध भी जुड़े। लेकिन यहाँ ये भी आपको समझना है कि शहरी सौदागर रहते शहर में थे, लेकिन काम उनका कहाँ होता था? गांव के अंतर। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी, अब समझिएगा, इंग्लैंड का मान लीजिए है कोई क्या? कपड़ा व्यवसायी। इंग्लैंड का कपड़ा व्यवसायी, इंग्लैंड का कपड़ा व्यवसायी, इंग्लैंड का कपड़ा व्यवसायी ऊन खरीदते थे। इंग्लैंड का कपड़ा व्यवसायी क्या खरीदा? ऊन खरीदता था। इंग्लैंड का कपड़ा व्यवसायी ऊन खरीदता था और उसे सूत काटने वालों के पास भेज देता था। इंग्लैंड में व्यवसायी ऊन खरीदा और ऊन खरीद करके यहाँ वह किसके पास भेज दिया? सूत काटने वालों के पास भेज दिया। ऊन खरीदा और इसे कहाँ भेज दिया? सूत काटने वालों के पास। खरीदा कौन? इंग्लैंड का एक बड़ा व्यवसायी। क्या खरीदा? ऊन, और उनको कहाँ भेज दिया? सूत काटने वालों के पास भेज देता था। इससे जो धागा निकलता था, यहां से सूत काटने वाले इसे में क्या निकालते थे? जो धागा निकलता था। अब इससे जो धागा मिलता था उससे बुनकरों के पास ले जाया जाता था। यह सूत काटने वाले क्या निकाले? धागा। अब ये धागा कहाँ गया? यह धागा बुनकरों के पास गया। किसके पास गया? धागा जो धागों को बुनते थे वह बुनकरों के पास चला गया, ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। कपड़ा खरीदा गया व्यवसायी के द्वारा। व्यवसायी ने ऊन को खरीदा, है ना, और ऊन को बिनने के लिए सूत काटने वाले के पास गया। अब काटने वाले से कहाँ गया? बुनकरों के पास गया, और बुनकरों से यह पुनः कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला जाता था, जहां कपड़े की फिनिशिंग होती थी। कहाँ चला जा गया? जहां कपड़े की क्या होती है? फिनिशिंग की जाती है, अंतिम रूप में कपड़े को अंतिम रूप दिया जाता है। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को, इसके बाद जब यहां से अब निर्यातक व्यापारी या कपड़ा व्यवसायी निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देता था। अब यह निर्यातक व्यापारी क्या करता था? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसको क्या करता था? बेच देते थे। इस तरह लंदन जो है फिनिशिंग कपड़े का क्या बन गया? फिनिशिंग सेंटर। बात समझे? व्यवसायी ऊन खरीदा, ऊन खरीद करके कहाँ? सूत काटने वाले के पास भेजा। सूत काटने वाला धागा मिलने के बाद वह बुनकरों के पास आया। बुनकरों से वह कहाँ गया? फिनिशिंग के इंग्लैंड फिनिश किया गया, फिर इसे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भेज दिया गया। इस तरह आप कह सकते हैं कि लंदन में कपड़ों का फिनिशिंग सेंटर केंद्र बन गया। इस चरण को, यह जो व्यवस्था है, यह पूरा जो चरण है, इसी को कहा जाता आदि औद्योगिकीकरण चरण। इसी को क्या कहा गया? आदि औद्योगिकीकरण चरण। यह कब का है? औद्योगिक क्रांति से पहले की व्यवस्था है। इसी को क्या कहा गया? आदि औद्योगिक चरण। आदि औद्योगिक चरण के नाम से जाना जाता है। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था। अगर हम इसे देखें तो इस व्यवस्था पर अगर हम अध्ययन करें, इस पर विचार करें, तो इन व्यवस्थाओं पर किसका नियंत्रण होता था? इन व्यवस्थाओं पर सौदागरों का नियंत्रण होता था।
इस पर किसका? सौदागरों का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों के बजाय, चीजों का उत्पादन भी कारखाना थे ही नहीं, चीजों का उत्पादन कारखाना के बजाय घरों में होता था। इस समय कारखाना के बजाय चीजों का उत्पादन कहां किया जाता था? घरों पर होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में सौदागरों की अगर बात कही जाए तो प्रत्येक सौदागर के पास 20 से लेकर के 25 मजदूर कार्य करते थे। यह था आदि औद्योगिक का जो पीरियड था, उस रूप में पूरा नियंत्रण सौदागरों का, क्योंकि इनकी मदद भी करते थे, घरों में बनते थे और प्रत्येक सौदागरों के पास कम से कम 20 से 25 मजदूर काम किया करते थे। आते हैं, यह था बच्चों क्या? औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिक क्रांति जब तक नहीं हुई थी तब तक व्यवस्थाएं कैसे चल रही थी? यह रूप था, ऐसे खरीदे जाते थे और ऐसे बेचे जाते थे। अब बात आती है कि जब कारखानों का क्या हो गया? उदय। तब की स्थितियों पर हम लोग, जब तक कारखाने नहीं उदय हुए थे तो उसे आदि औद्योगिकरण कहा गया। अब कारखानों का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। जरा इसको हम लोग देखते हैं। कारखानों का उदय 1730 में, ध्यान दीजिएगा, 1730 में इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना खुला। 1730 में अगर हम लोग देखें तो इंग्लैंड में सबसे पहला कारखाना खुला। 1730 में इंग्लैंड में क्या? सबसे पहले कारखाना खुला। और 18वीं सदी तक जाते जाते, 18वीं सदी के अंत तक बात अगर कहें, 18वीं सदी के अंत तक बात की जाए तो इनकी संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। इनकी संख्या में काफी तेजी से क्या हुआ? तेजी से वृद्धि हो रही है। 17 सदी सबसे पहला कारखाना खुला और 18वीं सदी के अंत तक इसमें तेजी से क्या हुआ? कारखानों में तेजी से वृद्धि हुई। कपास, और इस कारखानों में कपास एक नए प्रतीक के रूप में हुआ। नई कपास नए युग का प्रतीक था। कपास इस समय एक कहा जा सकता है नए युग का क्या था? प्रतीक था। कपास इस समय नए युग का प्रतीक था। 19वीं सदी के आसपास, 17वीं से हटकर हम आते हैं कहां? 19वीं सदी पर हम विचार करें तो 19वीं सदी के आसपास अगर हम देखें तो, या 19वीं सदी के अंत में कपास के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। कपास नए युग का प्रतीक था। 19वीं सदी के अंत में कपास के उत्पादन में काफी क्या हुई? वृद्धि हुई। इस सदी में इसमें काफी वृद्धि हो रही। किसमें? कपास के उत्पादन में बच्चों क्या हुआ? काफी वृद्धि हुई। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट, नाम ध्यान दीजिएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा, रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। सूती कपड़ा मिल की, देखिएगा कारखानों का उदय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा प्रस्तुत की, सामने रखी और नए मशीन खरीद कर कारखानों में लगाया गया। और नए इसके लिए क्या किए? रूपरेखा रखी और नए मशीन खरीद करके कारखानों में लगा दिया गया। मालिक कारखानों पर पूरी तरह नजर रखता था। अब मालिक किस पर था? वहां पहले सौदागर के माध्यम थे,
अब मालिक क्या कर रहा है, नए कारखाने के उदय के बाद मालिक जो है अब कारखानों पर पूरी तरह से नजर रखता था, और कारखानों के साथ साथ हम कह सकते हैं कि मजदूरों पर भी अब उसकी नजर लगातार बनी हुई थी। मजदूर पर अब वह लगातार चौकन्ना रहा करता था, क्योंकि एक कमरे से निकल करके अब यह व्यवस्थाएं बच्चों कहां तक पहुंच गई थी, एक कारखाने में तब्दील हो गई थी, और मालिक पूरी तरह से इन कारखानों पर ध्यान रखता था। तो कारखानों का उदय का जो रूप है वह इस तरह से चला। कारखानों का उदय हम देखेंगे 1730 में इंग्लैंड में सबसे पहला कारखाना खुला, 18वीं में तेजी से वृद्धि हुई, और इस समय कारखानों पर अगर हम नजर रखें तो कपास नए युग का प्रतीक था। 19वीं सदी में कपास में वृद्धि हुई और रिचर्ड आर्कराइट सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा प्रस्तुत की। चलते हैं हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, अगले टॉपिक पर हम लोग ध्यान देते हैं। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। यहां देखा जाए महारानी विक्टोरिया के समय हाथ का श्रम माने मानव मनुष्य का, तो महारानी विक्टोरिया के समय, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया अगर हम देखें तो महारानी विक्टोरिया के समय मानव श्रम में, मानव श्रम मतलब मजदूर, श्रमदान करने वाले मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। मानव श्रम, मजदूर, कारीगर आदि की कोई कमी नहीं थी। रानी विक्टोरिया के समय तक मानव श्रम में कोई कमी नहीं थी। काम करने वाले बहुतायत में थे, रोजगार चाहते थे, अर्थात इनमें कोई कमी नहीं थी। निर्धन किसान और बेरोजगार लोग काम की तलाश में, भाई निर्धन जो किसान थे, बेरोजगार थे, काम की तलाश में नगरों में की ओर जाते थे। मानव श्रम की कमी नहीं थी, तो मानव श्रम में कौन लोग, किसान, मजदूर, ये लोग रोजगार की तलाश में कहां जाया करते थे, ये लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ जाया करते थे, नगरों में जाया करते थे। यह एक आर्थिक सत्य है, यह एक भी सत्य बात है कि लोग रोजगार के लिए कहां गए, नगरों की तरफ गए। और यह सत्य है, जब श्रमिकों की बहुलता होती है, जब किसान, मजदूर, रोजगार, हम कह दें जब श्रमिकों की क्या होगी, जब श्रमिकों की बहुलता होगी, श्रमिक ज्यादा होंगे, श्रमिकों की संख्या ज्यादा होगी, श्रमिक बहुलता होगी, तो उनके वेतन में अपने आप क्या होगी, उनके वेतन में अपने आप गिरावट आती है। जब श्रम की बहुलता होगी तो इनके वेतन में क्या होगी, इनके वेतन में गिरावट आएगी। ज्यादा रहेंगे तो निश्चित है वेतन में इनके क्या हो जाएगी, गिरावट आती है। उद्योगों में श्रमिकों की मांग, यहां इस समय ये भी ध्यान दीजिएगा, जो उस समय थे उद्योगों में श्रमिकों की जो मांग थी वह मौसमी थी। मौसमी का मतलब जब काम का मौसम रहता था तो उनको रोजगार मिलते थे, जब काम का मौसम नहीं रहता था तो बेरोजगार हो जाते। मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। वहां उद्योग पर जो होते थे मशीन के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना ज्यादा पसंद करते थे। ऐसे समय में उद्योगपति लोग मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। विक्टोरिया के समय की घटना है। विक्टोरिया के समय ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग, अगर देखा जाए विक्टोरिया के समय में उच्च वर्ग के लोग हाथों से बनी चीजों को महत्व देते थे।
विक्टोरिया के समय में उच्च वर्ग के लोग हाथों से बनी चीजों को ज्यादा वरीयता दिया करते थे। हाथ से बनी चीजों को क्या करते थे? ज्यादा वरीयता दिया करते थे। जो उच्च कुलीन वर्ग के लोग थे वो हाथों से बनी चीजों को ज्यादा महत्व देते थे, जबकि मशीन से जबकि जो मशीन से बनाए जाते थे, जिसका उत्पादन मशीन से किया जाता, मशीन से उत्पादित वस्तुओं को वह औपनिवेशिक देशों में भेज दिए जाते थे। कहां भेज दिए जाते? उच्च वर्ग लोग हाथों से बनी चीजों को ज्यादा लाइक करते थे, उसे ज्यादा खरीदाते थे, लेकिन मशीन से जो उत्पादित वस्तुएं होती थी उसे कहां भेज देते थे? उसे औपनिवेशिक देशों में भेज दिया करते थे, निर्यात किया जाता था। ऐसे देश जहां मानवीय शक्ति की कमी होती थी, ऐसे देश भी थे जहां की शक्ति कमी होती थी, मानवीय शक्ति, मानवीय श्रम की शक्ति कमी होती थी। मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहां काम करने वालों की संख्या क्या है? कम है, मानवीय शक्ति कमी होती थी। वहां के उद्योगपति जो होते थे मशीनों का उपयोग करना ज्यादा पसंद करते थे। जहां मानव श्रम शक्ति की क्या थी? कमी थी। जहां कमी थी वहां के उद्योगपति मशीनों का उपयोग ज्यादा करते थे। किसका करते थे? मशीनों का उपयोग ज्यादा करना पसंद करते थे, जहां मानव शक्ति की कमी थी, जिससे वे कम से कम मजदूरी दे सके। जहां मानव श्रम कम था, ये क्यों करते थे? मशीनों का, जिससे उन्हें मनुष्यों को, मजदूरों को, कारीगरों को कम से कम मजदूरी दिया जा सके, अपना काम चला सके। 19वीं सदी में अमेरिका की स्थिति ऐसी ही थी। 19वीं सदी में अगर कहा जाए तो अमेरिका इसी कैटेगरी में था। वहां मानव शक्ति की कमी थी और मानव शक्ति के कमी के नाते यहाँ के लोग, अमेरिका के लोग मशीनों का ज्यादा प्रयोग करते थे। किंतु ब्रिटेन में मानव शक्ति की कोई कमी नहीं थी। ब्रिटेन में अगर देखा जाए तो मानव शक्ति की कोई कमी नहीं थी। तो हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, हाथ का श्रम जहां मनुष्य, कारीगर, मजदूरों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी बच्चों, वहां पर श्रम शक्ति के द्वारा इनको उद्योगपतियों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। लेकिन जहां कमी थी वहां पर मनुष्य को, जहां मानव श्रम शक्ति कमी थी, वहां पर लोग उद्योगों को, वरीयता कारखानों को देते थे। तो इस कंडीशन में अमेरिका की स्थिति यहां इस रूप में दिखाई, जबकि ब्रिटेन की स्थिति ऐसी नहीं थी। ब्रिटेन के बाद मानवीय श्रम शक्ति ज्यादा थी, उसे इसकी कमी नहीं थी। अगला चलते हैं, मजदूरों की जिंदगी। लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का है हमारा क्या? मजदूरों की जिंदगी। बाजार में मानव श्रम की बहुलता का मजदूरों पर जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। मानव श्रम की जो बहुलता है उस पर मजदूरों को, जीवन को क्या करेगा? प्रभावित करता है। रोजगार के लिए लोग कहां जाएंगे? रोजगार के लिए आज भी देखा जाए तो रोजगार के लिए लोग कहां जा रहे हैं? रोजगार पाने के लिए लोग शहरों की तरफ चल पड़े। उस समय नौकरी मिलने की संभावना आज भी देखा जाए तो उस समय की बात हम कर रहे हैं, विक्टोरिया के शासन के इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं। उस समय भी नौकरी मिलने की संभावना जान पहचान से, नौकरियां जो मिलती थी कैसे मिलती थी? जान पहचान के बिना नौकरी मिलना बहुत कठिन हुआ करता था। जान पहचान पर निर्भर करती थी, जितनी अच्छी पकड़ जान पहचान उसी के आधार पर यहां नौकरी मिलती थी। लेकिन सबके पास एक ऐसी सामाजिक संपर्क नहीं था। कहने का मतलब रोजगार मिलना उस समय भी दुर्लभ था। रोजगार मिलता भी था तो जान पहचान वालों को मिलता था, लेकिन सबका सबसे वहां तक के लोगों से जान पहचान हो ऐसा संभव नहीं था। रोजगार चाहने वाले बहुत से लोगों को कई सप्ताह तक, जो रोजगार चाहते थे, कई सप्ताह तक, कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में या इन के प्रकार अपनी रोटी के लिए इस ढंग से जीवन यापन करते थे, जहां
जीवन यापन मानव के लिए करना एक बड़ा दुर्लभ होता था। रैन बसेरों में रह जाते थे, उपवास अपने जीवन को बिताते थे और रात के समय रैन बसेरों आदमी फुटपाथों पर सो जाया करते थे। मौसमी काम की वजह से बहुत कामगार खाली बैठा करते थे। मौसमी होने के नाते बहुत से कामगार ऐसे हुए गए थे जो खाली मौसम के आधार पर वो क्या करते थे, खाली हो जाया करते थे और बैठना पड़ता था। अब नेपोलियन युद्ध के दौरान अगर हम बात करें, नेपोलियन के युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी। जब नेपोलियन का युद्ध हुआ तो कीमतें क्या हुई, आसमान पर छूने लगी और मजदूरों की आय का वास्तविक मिल में कमी आ गई। जो मजदूर थे उनके वास्तविक आय में क्या हो गई, कमी आ गई। अब उन्हें पहले जैसा वेतन तो मिलता था, लेकिन कीमतें बढ़ जाने के नाते वह वेतन तो प्राप्त करते थे, वही वेतन था, लेकिन मूल्य बढ़ जाने के नाते उतनी सामग्रियां उनको प्राप्त नहीं होती थी और जिसकी वजह से उन्हें बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1930 के दशक में आई आर्थिक मंदी से बेरोजगारों की संख्या पर अगर कहें, 1830 के अंतर्गत आई आर्थिक मंदी की वजह से मंदी का इतना खतरनाक प्रभाव पड़ा कि बेरोजगारों की संख्या 35% से 75% तक पहुंच गया। कितनी पहुंच गई, 35% से 75% तक पहुंच गई। जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में, जेम्स हरग्रीव्स, यह नाम याद रखिएगा, जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में स्पेनिंग जेनी एक मशीन निर्मित की। हरग्रीव्स ने 1764 में स्पेनिंग जेनी नामक एक मशीन निर्मित की जो एक ही पहिए से अनेक तकलियों का निर्माण किया जाता था। यहां फिगर को देख लें अब जरा। इस स्पेनिंग जेनिंग के द्वारा 1700 जो यह तैयार किया गया, इसके पहले एक पहिए के द्वारा, देखिए यहां पर एक पहिया है, एक पहिया के द्वारा एक ही तकली थी जिसको चलाया जाता था। लेकिन आज यहां देखें, जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में स्पेनिंग जेनी ने एक ही पहिया से अनेक तकलियां चलाने की, अनेक तकलियों को घुमाया जाता था। अर्थात स्पेनिंग जेनिंग ने एक ऐसा आविष्कार किया जहां एक ही पहिए से अनेक, इसके पहले देखें एक ही पहिए से एक तकली घुमाई जाती थी, आज एक ही पहिए से अनेक तकलियों की घुमाने की व्यवस्था दे दी गई हरग्रीव्स के द्वारा। इसके पहले एक ही तकली से घुमा सकती थी। उस समय परिवार के सभी लोग इस कार्य में संलग्न लगते थे। भाई जब एक ही पहिए से एक तकली घुमाई जाती थी तो परिवार के संपूर्ण लोग उसमें क्या थे, शामिल रहते थे और धनार्जन भी करते थे। स्पेनिंग जैसी मशीन के आविष्कार से उनके रोजगारों को समाप्त कर दिया। जो पूरा परिवार उसमें लगा रहता था, अब एक ऐसी मशीन आ गई जिसमें एक साथ कई तकलियों को चलाया जाता था। उनके यहाँ क्या किया, रोजगारों को समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से मजदूरों ने जेनी का विरोध किया। इस तकलियों का मजदूरों ने क्या किया, विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि वो बेरोजगार हो गए। उनके सारे के सारे लोग, अब एक ही मशीन से एक ही व्यक्ति सारी तकलियों को चलाता था, वो बेरोजगार हो गए। 1840 के दशक में शहरों के निर्माण की गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई। लोगों ने नए रोजगार पैदा हुए। नए रोजगार, शहरों की जब वृद्धि हुई, शहरों का एक नया रूप बनाया गया और उस रूप में जब सड़कों का विस्तार हुआ, रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ, नए रोजगार पैदा हुए और नए रोजगार पैदा हुए। परिवहन उद्योगों की भी सड़कें बनाई जाने लगी। इससे रोजगार में दुगना वृद्धि हुआ और दुगने पूरी तरह से अगर देखा जाए तो काम करने वालों की संख्या में
दुगना वृद्धि हुआ। अगले 30 वर्षों में यह वृद्धि दिखाई देती है। शुरुआत में तो ये थी, लेकिन नए शहरों के समीकरण के बनने से यह जब नए परिवहन, रेल और यातायात के लिए का मार्ग प्रशस्त हुआ तो रोजगारों के चाहने वाले रोजगारों को रोजगारी मिली, उन्हें कार्य करने का अवसर मिला। इससे हम कह सकते हैं कि 30 वर्षों में यह इनका जो काम करने वालों की संख्या दुगना अगले 30 वर्षों में फिर दुगना हो गई। इनके काम करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई और यह कितना वृद्धि हुआ? दुगने स्तर का वृद्धि हुआ। तो बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष अगले प्रश्न पर पुनः मुलाकात होगी। आज हम लोगों का जो विषय बिंदु था, औद्योगिक क्रांति से पहले कारखानों का उदय, हाथों का श्रम और वास्तविक मजदूरों की जिंदगी कैसी थी, फिर किस रूप में बदली और बदलते हुए नए शहरों के निर्माण में कुछ भावनाएं आई, रोजगारों बढ़े, अवसर मिले कार्य करने का। तो यह हम प्रश्न यहां तक कर चुके हैं। आगे के प्रश्नों पर पुनः चर्चा अगले लेक्चर में। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।